अरे यार ओए भैया भैया आयोजित इस समारोह में उपस्थित हमारे भैया आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। श्याम प्रगट जी बिहार सरकार के टेबल से डालना उसको चलाओ ना, वहाँ से टेबल को सबसे अच्छा क्या है, लो चलाओ उसको खोल दो। पटना नगर निगम के माननीय महापौर जनाब अफजल इमाम साहब, यहाँ उपस्थित बिहार के नगर निकायों से आए हुए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अन्य जनप्रतिनिधिगण, कितना बड़ा कुछ यहाँ पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री देवव्रत जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ जी, अन्य सभी अधिकारीगण और विभिन्न क्या लगता है टोपी नगरों से सभी को फेंक के मारो यहाँ उपस्थित स्वयं सहायता समूह और सामूहिक विकास समिति के सभी यहाँ उपस्थित सदस्यगण, बोलना उसको बैठ के जाएगा, अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सतियों, आज 11 दिसंबर 2013 11/12/13 अब ये फिर नहीं आएगा, इस शताब्दी में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक विशेष हम लोगों ने शुरू कर रखा है और जब 11 नवंबर 2011 11/11/11 सेवा यात्रा पर थे, तो कोई 11 लोक सेवक जिन पर करप्शन के मामले थे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति हमने दी चंपारण में। फिर 12 दिसंबर 2012 से तो 1212 करोड़ की सड़क की परियोजनाओं का कार्यारंभ हुआ था पिछले वर्ष इसी साल। अब इस बार तो 13 हो नहीं सकता है क्योंकि 12 का ही महीना होता है, लेकिन ये 13 साल है। तो एक और उसी तरह का एक क्रम दिखा, वो है 11/12/13। तो 11/12/13 को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें शुरू में विचार था कि नगर विकास विभाग अपने विभाग से संबंधित यानी नगर विकास से संबंधित और आवास से संबंधित 1400 करोड़ योजना 1400 करोड़ की लागत की योजनाओं को शुरू करेगा। बाद में पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री देवव्रत ने कहा कि हमारा जो रोड मेंटेनेंस पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमारा काम अवार्ड हो चुका है, निश्चित हो चुका है और एक ही साथ इसकी शुरुआत भी हो जाए और स्थिति हो जाए, तो इस दोनों को जोड़ दिया गया और इस दोनों को जोड़ करके ये कार्यक्रम आपके सामने है। अमृत जी ने और सिद्धार्थ जी ने जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताया। तो मैं तो सबसे पहले दोनों विभागों को मैं बधाई देता हूं कि आज के दिन को विशेष तौर पर पथ निर्माण विभाग में तो उनके अभियंता और अधिकारीगण हैं, लेकिन नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शामिल और इस कार्यक्रम को बहुत ही एक प्रतीकात्मक तौर पर ठीक ढंग से आयोजित किया है। इसके लिए मैं सिद्धार्थ जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं।
मैं गया था सेवा यात्रा के क्रम में कटिहार, और वहाँ की एक नवीन बस्ती में जो सामूहिक विकास समिति का गठन इन्होंने किया है, ये उनके काम को दिखलाना चाहते हैं। किस ढंग से मलिन बस्ती के विकास के लिए और खास करके वहां किस प्रकार से विकास हो, इसके लिए माइक्रो प्लानिंग खुद समूह के सदस्यों ने, जो उस मलिन बस्ती के निवासी हैं, महिलाओं ने स्वयं बैठ कर अपने मलिन बस्ती के उद्धार का, उसके विकास के लिए माइक्रो प्लानिंग, कहाँ स्ट्रीट लाइट लगेगा, कैसे सड़क बनेगी, क्योंकि पहले लोगों की कल्पना नहीं थी कि इस मलिन बस्ती में सड़क कैसे बन जाएगी और ड्रेनेज का निर्माण कैसे होगा। तो इस सब लोगों ने आपस में मिल करके एक योजना बनाई, तो सबका सहयोग मिला। इसके सब जहां बसे हुए थे, सब लोगों ने अपने हिस्से की जमीन छोड़ी, और उसका परिणाम हुआ कि सड़क बन गई और नाले का भी निर्माण। और फिर स्ट्रीट लाइट कहाँ लगे, जो पानी का सप्लाई होगा तो उसका जो सामान्य नल कहाँ पर लगेगा सार्वजनिक रूप से, ये सब चीजों का निर्धारण मैंने उस दिन उन्होंने से चर्चा की थी। मुझे वो काम बहुत पसंद आया था, तो मैंने इनको कहा था कि ये काम आप पूरे बिहार में हर नगर निकाय के क्षेत्र के अंतर्गत जो मलिन बस्ती है उनके लिए लागू चालू कीजिए, और क्रमबद्ध ढंग से। हमारे यहाँ जितने नगर हैं उन सभी शहरों में एक बार इस स्कीम को चालू करना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि लोगों को इसके लिए तैयार करने के पहले लोक शिक्षण का कार्य करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है और उनको कुछ बुनियादी बातें समझानी पड़ती है, इसके क्या क्या लाभ है। तो ऐसा करने में एक वक्त लगता है। देखते हैं स्वयं सहायता समूहों का जो गठन हुआ है ग्रामीण अंचल में, तो बहुत ही प्रभावी है। 1,15,000 समूहों का गठन हो गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। उनमें आत्मनिर्भरता आ रही है, आत्मविश्वास पैदा हुआ है और बहुत सारी जानकारी है उनके पास। तो मुझको ऐसा लगा कि शहरों में अगर ये हो जाए, खास करके जहां कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा। मैंने इनको कहा, तो मुझे खुशी है कि अब अनेक नगरों के मलिन बस्तियों को ले रहे हैं। अभी हमारे पास जब हम बैठे हुए थे तो कटिहार के एक वार्ड पार्षद ने मुझको चिट्ठी भी लिख करके दी है कि आप जब वहां गए थे बड़ा अच्छा वातावरण हुआ, और अब बाकी जगह लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बाकी जगह इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जहां काम हो गया उसके अगल बगल के मलिन बस्ती के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कब हो। तो ये स्कीम तो एक पैकेज है, और इसकी बुनियाद है लोगों को स्वयं अपना माइक्रो प्लानिंग करना। सबसे पहले सामूहिक विकास समिति के रूप में संगठित होना, अपने इलाके के विकास के लिए वो जो माइक्रो प्लान बनाना, सबकी सहमति उसमें हासिल करना, उसमें सबको थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार काम तय कर देती है, कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देती है और उसका टेंडर निकाल दिया जाता है और टेंडर जिसको मिलता है वो उसको लागू कर देता है। ये उस प्रकार का काम नहीं है। इसमें सबसे पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है। तो ये काम में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं यही कहूंगा, और मैंने उस दिन उनको कहा था कि इसके लिए, इस काम को करने के लिए, जहां हम एक तरफ ग्रामीण अंचल में स्वयं सहायता समूहों के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो अगर नगरों में इस तरह की सामूहिक विकास समितियां बन जाए, और उसके बाद हमने कहा था कि उन्हीं जगहों पर फिर स्वयं सहायता समूह का गठन भी करना आवश्यक है, उसको रोजगार से भी जोड़ना चाहिए। ये बात नहीं हुई थी, तो मुझे खुशी है कि उस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से इसको और लोगों को इसमें शामिल करते हुए, और इसमें कई प्रकार के स्वयं सेवी संगठन भी इसमें शामिल होते हैं, तो सब लोगों के सहयोग से ये काम आगे बढ़ेगा। और हमने तो जो कटिहार की एक मलिन बस्ती में काम को देखा है, तो उसी से मेरा विश्वास पैदा हुआ है कि अगर ठीक से इस काम को किया जाए तो शायद हमारे बिहार के किसी नगर में कोई मलिन बस्ती नहीं बचा, उसका इतना विकास हो
लाती हैं, वहाँ के लोग भी सीखेंगे कि भाई इतना अच्छा यहाँ पर रास्ता बन गया, ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज का प्रबंध हो गया। तो मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है और आज के दिन उसके सिलसिले में भी इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया है, ये बेहद खुशी की बात है। और उससे जुड़ी हुई महिलाएं यहाँ पर, बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि कटिहार से जो प्रयोग चला है वो अन्य नगरों में भी पहुँचेगा और सभी जगह वह सफल होगा, ये मेरी कामना है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, हम लोग इसके लिए जो भी अतिरिक्त सहायता की जरूरत है नगर निकायों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये काम आपको आइडिया है और नगर निकायों को कराना। तो जो नगर निकाय और जिन वार्ड पार्षद के क्षेत्र में ये मलिन बस्तियां हैं, वहां अगर काम हो जाएगा तब तो उनका तो फिर सब दिन के लिए तो गारंटीड सीट हो जाएगी, ये समझ लीजिए। गरीब की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। गरीब पकड़ने में जितना देर करे, आपसे प्रभावित होने में समय लगे, लेकिन अगर एक बार आपके काम से प्रभावित हो गया और उसको लग गया कि आपने उसके लिए काम किया है, तो फिर वो जल्दी छोड़ता नहीं है। वो मौसमी हवा की तरह नहीं होता, वो बड़ा टिकाऊ चीज है। इसलिए हम सबसे कहेंगे, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद जो भी हैं, हम सबसे कहेंगे कि इस चीज को टिप्पण को समझिए और इस काम को कीजिए। हम लोगों की तरफ से इसके लिए पूरी सहायता आपको उपलब्ध होगी। और मुझे खुशी है कि IHSDP इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें सेंटर का शेयर है 46%, 50% से 4 कम, और राज्य का शेयर है करीब 53-54%। ये 50-50 से थोड़ा सा ज्यादा राज्यों को लगता है। और ये आज इसकी शुरुआत हो रही है कोई 581 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से। इसमें 17 अर्बन लोकल बॉडी नगर निकाय इसमें शामिल हैं और 18 पैकेज में ये काम हो रहा है। कुल आवास जिनका निर्माण होगा वो 20,721 का निर्माण होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा का सड़क आदि में खर्च होगा 134 करोड़, हाउसिंग का आवास का खर्च आ रहा है 43 करोड़। तो इसमें एवरेज कॉस्ट एक घर का 2,01,000 से लेकर के 2,53,000 तक आ रहा है। एक नरकटियागंज रोसड़ा वार्ड है जहाँ 2007 का है, जिसमें राशि अपेक्षाकृत कम, लेकिन वहाँ नगर विकास के सचिव ने दोनों नगर निकायों से बातचीत की है। बेनिफिशियरी के द्वारा ये निर्माण कराना है और जो सामूहिक विकास समितियां हैं, इनके द्वारा अगर उसका गठन हो जाए तो इसकी निगरानी भी कर सकते हैं, देखभाल में सुपरविजन कर सकते हैं इसके माध्यम से। और जिसकी जमीन बन रही है, जिसका घर बन रहा है, अगर उन्हीं के समूह के द्वारा सुपरविजन हो तो अपना ऊंच नीच वो बेहतर समझेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्लम्स, हम लोगों ने इसकी चर्चा कर दी, अभी उसके सामूहिक विकास समिति की चर्चा कर दी। तो ये जो मलिन बस्तियां हैं उसमें बुनियादी ढांचे के विकास में ये दूसरी योजना है, जिसमें 402 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें ये राज्य योजना है। राज्य सरकार ये योजना का अभी जिक्र कर रहे थे सामूहिक विकास समितियों का, राज्य की योजना है। उसमें राज्य सरकार की तरफ से 312 करोड़ दिया जा रहा है और DFID के स्पर प्रोग्राम से उसमें सहायता मिल रही है 90 करोड़ रुपए। और कोई 1,402 मलिन बस्तियां आच्छादित होने वाली, और इसी प्रकार से काम बढ़ेगा। तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया, राज्य सरकार इसमें कदम पीछे नहीं खींचेगी, काम ठीक से होना चाहिए, सामूहिक विकास समितियों का गठन ठीक से होना चाहिए। एक भी स्लम न बचे, उसका ठीक ढंग से विकास हो। लेकिन ये शुरुआत है, ऐसा नहीं कि आज हम कह दिए और कल हो। ये तो एक शुरुआत है इस कार्यक्रम, और 1402 मलिन बस्तियों का में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। फिर पटना
के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें 170 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इसमें राज्य सरकार का शेयर है 50%, केंद्र सरकार का शेयर है 50%। फिर नगर परिषद और नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन है, हमको कटिहार में देखिए भवन, और वो 170 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण होगा। वही नगर परिषद 24 नगर परिषद के बिल्डिंग के लिए और 65 नगर पंचायत के भवनों के लिए इसमें राशि का आवंटन किया गया है। नगर परिषद का जो प्रशासनिक भवन होगा वो कोई 5040 स्क्वायर फीट में होगा। G+2 ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर उसके ऊपर होगा। और नगर पंचायत के जो प्रशासनिक भवन होंगे उनका एरिया होगा 3665 स्क्वायर फीट का, और ये G+1 होगा ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर एक और फ्लोर है। और फिर स्टेट प्लान की एक और स्कीम है, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, उसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास और कार्यारंभ हो रहा है। तो इस तरह से जितनी 5 योजनाओं का आज काम शुरू हो रहा है या उसमें प्रगति हो रही है, उसमें कुल राशि आ रही है 1400 करोड़ और 93 लाख, यानी 11, 12, 13 के दिन 1400 करोड़ रुपए की लगभग की राशि नगर विकास से संबंधित कार्यक्रमों में इतनी राशि खर्च की जाएगी। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए इन्हें बधाई देता हूँ। और अनेक प्रकार के काम अभी होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नगर के विकास के लिए पटना में खास करके गंगा रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, जो तटवर्ती इलाका है गंगा नदी के किनारे वाला, उसके रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट का है। काफी अच्छे घाट बनेंगे, घाट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, पाथवे होगा और वो सुंदर लगेगा। उस पर निर्माण कार्य हुआ है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से काफी पटना के गंगा तट की तरफ से देखने पर वो उसमें खूबसूरती आएगी। और इसकी मंजूरी मिल गई है एक हिस्से के लिए तो हम प्रयासरत हैं, क्योंकि 10वीं गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं जयंती होने वाली है 2016 में शुरू में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फेज की मंजूरी मिली है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी से। हम दूसरे फेज के लिए भी प्रयासरत हैं, लेकिन एक फेज की अनुमति मिल गई है लगभग 250 करोड़ रुपए की, 248 करोड़ ये मंजूरी मिली है और इस पर ये लोग काम करने वाले हैं। तो इस तरह से अनेक काम हम लोग गंगा रिवर ने क्षमा कीजिएगा 262 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और जनवरी 2014 में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। फिर भागलपुर में जलापूर्ति की जो योजना है वो ADB के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के से कर्ज लेकर के 463 करोड़ रुपए की लागत से वो क्रियान्वित की जाएगी। उसमें उसका भी काम जनवरी 2014 में शुरू हो जाएगा। फिर गया के वाटर सप्लाई की स्कीम है 239 करोड़ रुपए की। फिर पटना सीवरेज प्रोजेक्ट, इसमें 474 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और पूरा प्रोजेक्ट है 2580 करोड़ रुपए का। ऐसी उम्मीद है कि बाकी का जो हिस्सा है उसकी भी मंजूरी अगले साल प्रारंभ में जनवरी में मिल जाएगी। फिर पटना में एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण हो रहा है 213 करोड़ रुपए की लागत से। और जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के द्वारा एक शहरों में बस की योजना आई है, उसके अंतर्गत अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में भी 300 बस का क्रय हो रहा है। उसके लिए SPV का गठन हो गया है, कैसे चलाया जाएगा। और इसमें 300 बसों की खरीदी होगी और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम पटना और बोध गया के लिए ही मंजूर है भारत सरकार के। इन दोनों शहरों में इसका काम होगा। इस तरह से अनेक योजनाएं, और हम लोगों ने टाउन प्लानिंग के लिए एक नया कानून भी, अगर कोई नया नगर बसाना चाहता है तो उसके लिए जो एक कानून, हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून था नहीं जिसके आधार पर लोग आवास बनाते या शहर का विकास करते, तो कानून बना दिया गया है। और इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है
कि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही वो जमीन लेंगे, नंबर 1। और जिसकी जमीन ली जाएगी उसका स्थायी तौर पर स्टेक होगा उस शहर, उनका स्थायी स्टेक होगा, यानी जो उनकी जमीन ली जाएगी एक हिस्सा उन्हीं के पास रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं नगर बस रहा है, तो 1000 रुपए की कोई जमीन है या 1 लाख रुपए की जमीन है, उसकी कीमत हो गई 1 करोड़, तो उसका एक हिस्सा उसके पास रहेगा, एक हिस्सा रहेगा, ताकि सब दिन के लिए, यानी अगर उसकी जमीन गई लेकिन उसके पास कम जमीन बची है, उसकी कीमत जो जमीन पहले थी, अगर वहां नगर नहीं बसा होता तो जितनी कीमत थी उससे ज्यादा कीमत होगी अगर नगर बसने के लिए उन्होंने अपनी जमीन वहां पर लगाई। उसकी कीमत तो मिलेगी, तो मिलेगी, कोई भी जमीन देगा और कोई भी बनाने वाला, नगर बसाने वाली एजेंसी आएगी तो वो तो उसकी कीमत देंगे ही देंगे, लेकिन उसके अलावे 10% ये इस प्रकार से 1% कितना रखें, 10%। तो 10% जो हम बोले, तुमको समझा कि बीच में कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहे, 10% उसका हिस्सा उनके पास रखे 10 साल तक। और वो आप समझ लीजिए कि जो शहर बस जाएगा उसके चलते 10% हिस्से की ही कीमत पूरी जमीन की जितनी कीमत बिना नगर बसे थी उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तो एक उनका परमानेंट स्टेक, यानी वो ऐसा नहीं हो, उनको सेंस ऑफ डिप्राइवेशन, ऐसा उसको न लगे कि भाई हमारी जमीन थी, शहर बस गया, हम तो वंचित हो गए और दूसरे लोग अब अपना मकान बना के रह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो ये उनके मन में वंचित होने की का भाव न जगे, तो इसके लिए ये इस कानून में प्रावधान किया गया। और मैं समझता हूं कि इससे, और अब तो हम लोगों ने नए बिल्डिंग बाईलॉज भी बनाने का निर्णय कर लिया, वो अंतिम स्टेज पे है और अभी उसको डाल दिया, यानी वेबसाइट पर, ऐसे 2-4 दिन में उसको वेबसाइट पर भी डालेंगे, अंतिम रूप दे रहे हैं। बिल्डिंग बाईलॉज को वेबसाइट पर डालेंगे और उसके बाद लोगों के कमेंट आएंगे, जो भी स्टेक होल्डर है वो अपनी बात कहेंगे उसमें, और उसके बाद उस पर विचार करने के बाद उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देंगे और फिर सरकार में मंजूरी के लिए हम लोगों के सामने लाए। तो अभी विभाग के स्तर पर इतनी तैयारी हो रही है और बिल्डिंग बाईलॉज को ऐसा बनना चाहिए साहब, मकान तो भूकंप तो नहीं बनना चाहिए। हम केंद्र में थे, भारत सरकार में थे कृषि मंत्री, उन दिनों आपदा प्रबंधन का काम कृषि मंत्रालय के माध्यम से ही होता था। ये भूत जो एपी सेंटर था गुजरात में जो आया था, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, तो उस समय हम गए थे देखने, और चूंकि मेरा ही काम था पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में सरकार की तरफ से जवाब देना था। तो उसमें जो अधिकारी थे सब लोगों ने मेरे सामने जो अपनी बात रखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, लेकिन साहब आपका जो शहर है, बिहार की राजधानी पटना है, अगर और कभी कभी ये भी होता है कि अधिकार की व्याख्या में भी कार्य क्षेत्र भी समझना पड़ता है। तो ये अभी ये दौर है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम भी कई बार देखते हैं, तो ये दौर है और इस दौर से निकल करके बिल्कुल सपाट दौड़ेगा। और ये जो हमारी नगर सरकार है, हमारा कंसेप्ट तो नगर सरकार है, पंचायत सरकार, नगर सरकार, उस तरह का कंसेप्ट है। अभी नगर निगम के जो मेयर हैं या नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो तो नगर पिता हैं, उनको तो देखभाल करना, भले स्त्री हो, नगर माता कहीं हमने 50% आरक्षण दिया है, कहीं बिगड़ न जाए कि खाली नगर पिता बोल रहे हैं, नगर माता बोल ही नहीं रहे। कहने का मतलब है कि गार्जियन है, अभिभावक है, जो भी इलेक्टेड चेयरपर्सन है वो अभिभावक है नगर के। तो देखना तो आपका काम, हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग आप लोगों का सहयोग करेंगे। और ये जो है, ये मेरे ये स्कीम आई है, ये मरीन बस्तियों में ये सामूहिक विकास समिति का जो ये तरीका है, और इससे आपको सफलता मिलेगी और इसमें आमूल चूल परिवर्तन आपको दिखेगा। तो उसके माध्यम से आप लोग जरूर इस काम को कीजिए।
और आज ही के दिन पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो नई मेंटेनेंस पॉलिसी है उसके अंतर्गत अब जो नई मेंटेनेंस पॉलिसी आप सब लोगों के सामने बात रही, बड़ी संक्षेप में बात ये है कि पहले सड़क टूटी थी तो उसको बनाने के लिए एस्टीमेट बनता था, टेंडर होता था और काम। अब है कि सड़क कैसी रहनी चाहिए। हमने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि भाई हमारी जिला सड़कें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, बृहद जिला पथ कैसे हो, हमारा राज्य उच्च पथ कैसा हो, हमने तय किया कि सड़क ऐसी होनी चाहिए। तो जैसी सड़क होनी चाहिए वैसी सड़क बनाई जाए और जो सड़क बनाई जाए उसका अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस उसी प्रकार हो। तो अब आउटपुट इसलिए इन्होंने कहा कि कैसी सड़क होनी चाहिए, तो जैसी सड़क होनी चाहिए वैसी सड़क, वैसा सड़क को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस की पॉलिसी, यही दोनों में फर्क है। पहले सड़क टूट गया तो बनाने के लिए हुआ, अब सड़क टूटे नहीं टूटे, हमारा है कि ऐसा ही होना चाहिए और उसके चलते ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक एजेंसी को जो मिल गया वो 5 साल देखेगा, ये उनका काम है कि अगर कोई पॉट होल हुआ, पॉट होल तो होना ही नहीं चाहिए, अगर थोड़ा भी कुछ नुकसान हुआ। हम लोग बहुत बच्चे थे तब याद पड़ता है जो PWD कहलाता होगा, जो वो साहब ट्रॉली पर रख करके और वो अलकतरा रहता था, गिट्टी रहता था, कहीं थोड़ा सा हुआ तुरंत उसको दिया, धुरमुस से उसको ठीक किया, आगे बढ़ता गया। गैंगमैन होते जैसे रेलवे के गैंगमैन होते। अब वो सब तो धीरे धीरे प्रणाली खत्म हो गई, तब आधुनिक युग आया, तब इन लोगों ने रोड एम्बुलेंस बनाया। तो रोड एम्बुलेंस पहली बार बना करके बिहार की सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। उसका काम है सड़क को देखते रहना, अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें। अब रास्ता में कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी सहायता कर दीजिए। यानी सड़क को बीमार नहीं पड़ने देना है, अगर बीमार पड़े तो तुरंत उसका इलाज कर दीजिए। इस दृष्टिकोण से रोड एम्बुलेंस ये काम हो रहा है। अभी कोई 9000 से भी ज्यादा किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जिनको हम लोगों ने बना दिया, उसका मेंटेनेंस करना चाहते हैं। तो लगभग औसत 100 किलोमीटर सड़क पर 35 करोड़ की लागत आ रही, यानी 1 किलोमीटर सड़क पर औसत, किसी में कम किसी में ज्यादा, क्योंकि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे, इस पर निर्भर करता है उसकी चौड़ाई कितना है, उसका फ्लैंक कैसा है, आदि आदि। तो उस हिसाब से ये करेंगे। 1 किलोमीटर पर औसत 35 लाख रुपया मेंटेनेंस पर खर्च करेंगे 5 साल और सड़क को ठीक रखेंगे। वैसा नहीं कि सड़क बन गई और उसका फिर जब टूट गई तो लोग हल्ला कर रहा है, अब कहीं कहीं तख्ती लगा रहा है या धरना दे रहा है और मीडिया में बाइट दे रहा है, तब पथ निर्माण सचिव को खबर आएगी। सबसे पहले तो हम ही लोगों को खबर आएगी, तब इनको कहेंगे तब वो बनेगा। वो जमाना लग गया। अब जो सड़क बन गई उसको ठीक ढंग से मेंटेन होना और उसके लिए एजेंसी का निर्धारण करके ये उनकी जवाबदेही है 5 साल तक इसको मेंटेन रखना। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत, और इसको हम लोगों ने मंजूरी 2 महीना पहले दी है, पूरी राशि की मंजूरी, और उसके हिसाब से अब उन्होंने टेंडर वगैरह दे दिया, एजेंसी तय हो गई और उस हिसाब से आज इसका लॉन्चिंग है। ये अब के बाद ये ठीक ढंग से करेंगे। अगर कोई मान लीजिए आपदा के कारण नुकसान हो तो उसका पैसा अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा ये नॉर्मल मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस के अलावे अचानक अगर कहीं कोई आपदा आ गई और उसके चलते सड़क कट गई तो वो इसमें नहीं, उसके लिए अलग से मिलेगा, लेकिन उसको ठीक करना है। अब ये नहीं कि अलग करने के लिए पैसा भेजा जा रहा है फिर संवेदक तय किया जा रहा है। अब तो संवेदक है, उनको राशि अतिरिक्त मिलेगी आपदा की स्थिति। अगर किसी आपदा के कारण सड़क टूट जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए अलग से मिलेगा, लेकिन बाकी सभी कार्यों के लिए इस प्रकार से मिलेगा। और इन्होंने अपने फिल्म के जरिए बताया कि पहले अपने इंजीनियर को, तब कॉन्ट्रैक्टर्स को, सबको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और फिर होता यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर ले लेती हैं, आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर किसी को दे दिया, रोड का काम ही नहीं हो रहा। भारी झंझट हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यहाँ यही हो रहा।
कई जगहों पर तो इसमें कर दिया गया है कि भाई आप अगर पेटी कॉन्ट्रैक्ट एक रखते हैं, एक लेयर, तो वो बिहार की कंपनी तो उसको कुछ करिएगा वो रख ही ले। तो भाई बिहार की कंपनी हो, बिहार की कंपनी इसलिए कि बिहार में और बिहार के जो काम करने वाले लोग हैं उनमें क्षमता का विकास हो। अब 5 साल तक किसी को मेंटेन करना है, तो काम ठीक किया तो फिर अगले 5 साल के लिए भी उसको स्वाभाविक है, अगर वो काम ठीक कर रहा है तो उस पर भी गौर किया जा सकता है बाद में पॉलिसी में ला करके। तो वैसी परिस्थिति में कोई अगर काम करेगा तो इक्विपमेंट खरीद लेगा, इंजीनियर रख लेगा, उसका परमानेंट एम्प्लॉय रहेगा, वो काम करता रहेगा। और अंत में काम नहीं करता है तब प्रत्येक जी का रोड एम्बुलेंस तो घूमता ही रहेगा। वो जीपीएस बेस्ड है कि कहीं रोड में एम्बुलेंस भी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, वही तो कहीं नहीं आराम फरमा रहा है। तो इसको भी देखने का कहाँ है एम्बुलेंस, ये पटना में बैठे बैठे जान जाएंगे कि हमारा रोड एम्बुलेंस इतना है सड़कों पर, तो है कहाँ, कहीं आराम फरमा रहा है कि ड्यूटी कर रहा है, ये पता चल जाएगा। तो आज की टेक्नोलॉजी का तो फायदा ये भी है, ये पारदर्शिता कायम करने में बहुत सहायक है। तो आज ये दोनों काम हुआ, मुझे बेहद खुशी है और आप सब लोग यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के लोगों को हम देख रहे हैं, इन सब चीजों में अगर दिलचस्पी है तो ये शुभ लक्षण है। आजकल तो दिलचस्पी है दूसरा चीज, नकली चीज सब है, असली चीज यही है, यह है कुदरती चीज। सब जाएगा सर। ये जो काम होगा ये आदमी के दिल की चीज है और ये काम सब दिन होता है। हम लोग ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं कि बिहार भी देखने में खूब अच्छा लगे और बिहार देखने के लिए बाहर से लोग आए। आजकल उन लोगों को चस्का लग गया, बिहार का कोई चीज अच्छा ही नहीं है, बिहार का सब चीजें बेस्वाद है। साथ में थे तब बिहार का सब चीज स्वादिष्ट, अलग होते ही बिहार का सब चीज बेस्वाद, कहीं दूसरे का चीज स्वादिष्ट लग जाए। खैर इस माहौल में आप लोगों की दिलचस्पी जगी, इसके लिए सचमुच आप प्रशंसा के पात्र हैं और मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।